अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। मुल्क में कोरोना के नए आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 2769 नए केसेस जबकि 69 अमवात रिपोर्ट की गई। और ऐसे में बकरा ईद भी ज्यादा दूर नहीं है, जिसके हवाले से अक्सर माहिरीन ये कह रहे हैं कि अगर एहतियात न बढ़ती गई तो मुल्क में कोरोना की एक नई लहर आने का खतरा बताया जा रहा है। जबकि इसके बरक्स अगर हम अपने सियासतदान, सूबाई हुकूमतों की बात करें या बिलखुसूस वफाकी हुकूमत की हम बात करें तो ये एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार करने में मसरूफी अमल दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा दूर ना जाएं तो आज ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मुराद सईद की सियासी जुमलाबाजी से ही सूरत हाल का अंदाजा बाखूबी लगाया जा सकता है। ऐसे में अवाम के मसाइल से जुड़ा एक और बुनियादी मसला 18वीं तरमीम का मामला है। हुकूमत और अपोजिशन का मौक़िफ़ तो इस मामले पर एक दूसरे से खासा बरक्स दिखाई दिया, लेकिन हमारे तज्ज़ियाकार क्या समझते हैं कि इसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है और 18वीं तरमीम में कुछ मजीद तरामीम जो हैं वो की जा सकती हैं। आखिर में याद करवाएंगे आपको असद उमर का वो वादा जो उन्होंने 2 रोज़ पहले कराची के अवाम से किया था, ताहम आज उसी वादे के तहत उन्होंने अब को एक नई वार्निंग दे दी है। ये वार्निंग काफ़ी है असद उमर साहब की। वफाक को चाहिए कि इस मामले पर किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाए ताकि जो कराची के अवाम है वो सुख का सांस ले सके। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नासिर चुगताई साहब। एनबीसी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। हमें ज्वाइन कर रहे हैं तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। जनरल साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अतर वक़ार अज़ीम साहब भी हमें ज्वाइन करेंगी, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जुनैरा अज़हर साहिबा और हमारे साथ रज़ा रूमी साहब सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आप भी शामिल गुफ्तगू होंगे। तो जैसे कि मैंने अपने इब्तिदाई में पहले डिस्कस किया कि कोरोना का मामला इस सियासी मंजरनाम के जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं उसमें खासा पसे पुश्त चला गया है। ये पसे पुश्त चला गया या सियासतदानों की सियासी जुमलाबाजी ने इसे पसे पुश्त डाल दिया? क्या अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारे सियासतदानों के लिए जो कि अवामी मैंडेट लेके इस वक्त सेनेट और पार्लियामेंट में बैठे हैं, क्या उन पर ये जिम्मेदारी लागू नहीं होती? पिछले एक हफ्ते के दौरान, पिछले 10 दिनों के दौरान क्या कुछ होता रहा, ज़रा आप जानिए इन तमाम बयानात से। फरजंदी जरदारी खुद जो सदक़े के बकरे होते हैं वो भी फेक अकाउंट से, बर्थडे पार्टियां होती है वो भी फेक अकाउंट से, घर के अखराजात चलते हैं वो भी फेक अकाउंट से। खान का वज़ीर आज़म रहना ना सिर्फ हमारा जमहूरियत के लिए ख़तरा है, हमारा मईशत के लिए ख़तरा है, मगर हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी और सेहत के लिए ख़तरा बन जाए। मुल्क सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट नहीं चला रही, चारों सूबों हम पार्टनर्स हैं मुल्क चलाने में। पहला साल आपका आता है तब्दीली का, कोई कोविड नहीं था, कोई सैलाब नहीं आया, कोई कुदरती आफत नहीं आई सिवाय पीटीआई के। मैं हैरान रह गया कि ये हुकूमत चल कैसे रही है कि जिसके फेडरल मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं ओपनली। किसी को जुर्रत नहीं है कि यहाँ पे सदारती निज़ाम को लेके आए या एनएफसी को तब्दील करने की कोशिश करे या 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की कोशिश। ना वो अपने टैक्स बेस को बढ़ा सकते हैं, ना उनको कलेक्शन करने की तरीक़ाकार है। इन सारे वज़ीर आज़म में सबसे ज्यादा अपनी बातों से मुकर जाने वाला और यूटर्न लेने वाला वज़ीर आज़म कौन? एक मिनट राजा साहब देखें, सर मैं सेवान का मेंबर हूं, मुझे बात करने दे, मैं किसी से नहीं डरता। अभी पिछले हफ्ते की तो हमने बात ही नहीं की, आज ही का ये बयान है और ये जो सियासी बाजार लगा रहा ये आपने देखा कि आपसी लड़ाइयाँ जो हैं वो ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन आपसी लड़ाइयों को अगर हम मद्देनज़र रखकर बात करें तो क्या कोरोना के मसले को पसे पुश्त डाल दिया गया है? एनबीसी बताइएगा, ये सारी जुमलाबाजी आपने सुनी सुबह से लेकर अब तक जो कुछ होता रहा कोरोना के सारे मामले में, लोगों को भी यकीन नहीं कोरोना के ऊपर कोरोना कोई चीज़ है। उसके साथ साथ ये भी कि हालात जो हैं वो आपको किस तरफ लेके जा रहे हैं। दुनिया भर पूरी दुनिया इस बात पे एग्री करती थी कि ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट, ये 3 T's थे। हमने तीनों की खिलाफ वर्जी की। हमने ट्रेस भी नहीं किया, हमने टेस्ट भी नहीं किया। डॉक्टर अताउर रहमान साहब टास्क फोर्स के प्राइम मिनिस्टर की चेयरमैन हैं, वो 20 दिन पहले कह रहे थे कि 20 लाख टेस्ट हो जाने चाहिए थे। हम अब 15 लाख पे पहुंचे शायद गालिबन। और अब जो सूरत हाल है वो यकीनी तौर पे बता रही है कि हम जानबूझकर टेस्ट खत्म कर रहे हैं, आज का देखें ना, लाहौर में 2379 टेस्ट हुए हैं और कराची में 5744। 5000 भी कुछ नहीं है और 3000 तो कुछ भी नहीं है।
टोटल अगर आप टेस्ट लगाएं पाकिस्तान में तो वो बनते हैं 6,438 13 जुलाई के 12 जुलाई के। तो अगर एक कौम जिसकी आबादी 22 करोड़ है 6,498 टेस्ट कर रही है अपने लोगों के, तो कुछ भी नहीं है। ये तो पोलियो के खतरे भी नहीं है। हम पोलियो में नाकाम हुए, हम पोलियो में हम पर इल्जामात लगे, हमारे पासपोर्ट पर इल्जामात लगे, हमें कहा गया क्लियरेंस लेकर आओ। कोरोना में बदनाम हो गए। कोरोना में कहा जा रहा है हमसे कि 96 आवर बिफोर का आप निगेटिव सर्टिफिकेट लेकर आए। हमें परमिशन नहीं है प्रवास करने की। तो अब जो सूरत हाल है वो ये है कि कोरोना बिल्कुल पीछे चला गया है। हम बातें कर रहे हैं, हम एक दूसरे पर बेहुदा इल्जामात लगा रहे हैं। हमारी सियासत जो है वो अजीबोगरीब हो गई है। मतलब उस सियासत का कोई मुझे रंग और ढंग, कोई ग्रेस नजर नहीं आ रही। या मैंने मतलब बहुत पहले के जमाने की बात है, बहुत बड़ी पार्लियामेंट देखी है, और आज की पार्लियामेंट देख के मुझे बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है कि हमारा मेयार क्या हो गया है, हमारा मेयार किस हद तक चला गया है। और अगर आप मुराद बिलास सईद साहब है, कादिर पटेल साहब है, दूसरे साहब हैं, ये लोग अगर थोड़ा सा अपने आप को काबू कर लें, इनकी पार्टियां काबू कर लें अपने आप को, तो यकीनी तौर से हालात बेहतर हो सकते हैं। स्पीकर बेबस हो गए। सही। अतर साहब, 4 महीने हो गए पाकिस्तान में कोरोना को लेकर, अभी तक हम अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को नहीं बढ़ा सके, बिल्कुल मुकम्मल तरीके से हम उस पर काबू नहीं पा सके। दूसरी तरफ हमारे हुक्मरान हैं, सियासी जमातें हैं, चाहे वो सूबाई हो या फेडरल में बैठने वाली जमात हो, आप समझती हैं इन लोगों ने मिलकर ये मसले को पसीपुश डाल दिया अपनी सियासी बयानबाजी के पेश नज़र? नहीं, मैं ये नहीं समझता कि इन लोगों ने, देखें इश्यूज इस वक्त क्या हैं, आपका क्या ख्याल है कि JIT इस वक्त ज़्यादा बड़ा इशू है? क्या 18th अमेंडमेंट ज़्यादा बड़ा इशू है कोरोना से? कोरोना इस वक्त सबसे बड़ा मसला हमारे मुल्क का कोरोना है इस वक्त। 2 दिन पहले की हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट ये है कि टेस्टिंग 50% कम कर दी है। तो जब आप 50% टेस्टिंग कम कर देंगे तो यकीनन आप मरीज़ों की तादाद तो कम होगी। लेकिन आप हमारे यहाँ ये मैंने देखा है अक्सर, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने तो कहा था ना कि ये लाहौर के अवाम जाहिल हैं, उसमें थोड़ा सा ऐड कर दूँ, हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग उससे ज़्यादा जाहिल हैं। अक्सर पढ़े लिखे लोग जो हैं, जब आप उनसे कहें कि भाई अपना कोरोना टेस्ट करा लो, वो नहीं कराते, वो डरते हैं कि कहीं कोरोना ना पॉजिटिव ना आ जाए। फिर जो होम आइसोलेशन का है उसका क्या तरीका कार क्या है, उसको कौन फॉलो करता है, इन चीज़ों को कोई भी नहीं देख रहा। और हमारी तरफ से रोज़ आ जाती है, कल का शुक्र है कि तादाद कम हो गई है, अब मरीज़ हमारे यहाँ जो है हॉस्पिटलाइजेशन भी इतनी नहीं हो रही, लेकिन असल वजह कोई नहीं बताता। असल वजह जो है वो यही है कि SOPs फॉलो नहीं हो रहे हैं, और अभी आने वाले दिनों में ईद उल ज़ुहा आएगी, और इसमें आप देखें कि होगा क्या। प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा कि आप फॉलो करें, लेकिन जब आप फॉलो ही नहीं करेंगे, और जैसे मैंने कहा यहाँ तो पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं, वो किस तरह से फॉलो करेंगे। तो हमें चाहिए है कि आने वाले दिनों में, जैसे देखें हमने आज तक डे 1 से 4 महीने से हमने डॉक्टर्स की बात नहीं सुनी। हम यही कहते रहे नहीं जी हमारे मुल्क में जो है बहुत सही तरीके से जा रहे हैं, हम जिस तरह कैलकुलेट किया था वैसे ही जा रहे हैं। आपने पिछले 15-20 दिन में 1 महीने में थोड़ा सख्त लॉकडाउन किया था, तो आप देखें उससे फ़र्क पड़ा। जब तक आप ये चीज़ नहीं करेंगे, लोग SOP को फॉलो नहीं करेंगे। आज मैं देख रहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं जी अब तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये तो कम होता जा रहा है, तो अब तो कोरोना है ही नहीं हमारे मुल्क में, तो आप एजुकेट कैसे करेंगे। देखिए मीडिया ने भी किया, आपके हर मोबाइल फ़ोन पे मैसेज जा रहे हैं, कहीं तो आपको थोड़ा सा उनको सख्ती से समझाना पड़ेगा। मतलब आप ही कह रहे हैं अतर साहब कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हम मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, यहाँ पे गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी और उसकी पॉलिसी जो है उस पर एक क्वेश्चन मार्क है। मेरा ज़ाती ख्याल यही है। ठीक,
जुनेरा, आपने भी तमाम बयानात सुने आज सुबह से लेकर अब तक के, जिस तरह से बयानबाजी की जाती रही। ये तमाम तर मामलात सिर्फ आज के नहीं, पिछले 2-3 दिनों से, पिछले हफ्ते से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कोरोना का मसला जो है सियासतदानों ने पसे पुछ डाल दी, आप समझती हैं? मैं समझती हूँ उन्होंने कसर कोई नहीं छोड़ी। देखिए, जो पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो चाहे गवर्नमेंट में हो या ना हो, उनकी एक प्रेजेंस तो होती है ना पार्लियामेंट में, और उनकी तरफ एक कलेक्टिव लीडरशिप के तौर पे लोग देख रहे होते हैं। सिर्फ ये नहीं कि गवर्नमेंट ही सब कुछ कर रही होती है, एक बड़ा रोल होता है अपोजिशन का और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का, और एक कलेक्टिव विजडम जरूर नजर आना चाहिए जब कोई नेशनल इमरजेंसी होती है, एटलीस्ट उन मामलात में, जैसे हमने पुलवामा में देखा था, जब बहुत अनफॉर्चुनेट APS का वाकया हुआ था, हमने देखा हमारी सारी लीडरशिप जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे हमें यूनाइटेड नजर आई, और उसका कितना अच्छा इम्पैक्ट हुआ आगे हमारी पॉलिसीज पे और सारे वे आउट पे। बट अनफॉर्चुनेटली कोविड पे सारे सियासत कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है। गवर्नमेंट को ज्यादा फिक्र ये है कि पीपल्स पार्टी की JIT का हमने क्या करना है, गवर्नमेंट को ज्यादा फिक्र ये है कि किसी ने हमारी अपनी पार्टी के बंदे ने हमारी पार्टी की लीडरशिप के बारे में ऑडियो पे बात क्यों कर दी, मतलब पेटी इश्यूज के ऊपर नजर है। इस वक्त एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जानी चाहिए थी, बाकी सारी चीजें पेंडिंग होनी चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त लाहौर में कोई अंडरपास या कोई भी ओवरहेड ब्रिज बनाना उतना जरूरी नहीं है, जस्ट टू टेल द पीपल के बुज़दार इज नो लेस देन शहबाज शरीफ। ये सब प्रायोरिटी नहीं है। इस वक्त लोगों की सेहत प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, जो कि नजर नहीं आ रही है। जो कर्व फ्लैटन हुआ है, उसको अगर ये समझ रहे हैं कि केसेस कम हो गए हैं, तो मैं क्या कह सकती हूँ, इनके पास तो सबसे अच्छा डेटा होना चाहिए। गवर्नमेंट के पास हर चीज जियो फेंसिंग हुई भी है, हर लिहाज से डेटा इनके पास होना चाहिए, और डॉक्टर्स की बात सुननी चाहिए। अभी तो डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जब वायरस आपका सैनिटेशन में मिक्स होता है, जाके आपके ड्रिंकिंग वाटर में उसके इम्पैक्ट आना शुरू होंगे, आपके अंडरग्राउंड वाटर में अगर खुदा न खास्ता वो बहुत बढ़ जाता है, तो फिर किस स्पीड से ठहरेगा ये फैलेगा कोरोना। इन चीजों की तरफ फोकस करने की जरूरत है। फिर मॉनसून इज हेयर, डेंगू इज गोइंग टू बी बैक, टाइफॉइड ऑलरेडी फैला हुआ है, तो ये तो बहुत क्रिटिकल सूरत हाल है, और इसको पॉलिटिसाइज गवर्नमेंट ने जितना किया है उतना ही बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी किया है। बट इंडिया नंबर 3 पे आ गया है, विच मीन्स के हमारे नेबरहुड में बहुत सिचुएशन सीरियस है। तो आई डोंट नो हम लोग कब जागेंगे। सही। जनरल साहब, पड़ोसी मुल्क में भी अब कोरोना वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है, जैसे कि जुनेरा साहिबा ने भी जिक्र किया। दूसरी तरफ हमारे हुक्मरानों की पॉलिसियां कोरोना के मामले पर, फेडरल में बैठे हुए हुक्मरान हो या सूबाई हुक्मरान हो, क्या एनालिसिस देंगे आप इस पर? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है इस चीज को हैंडल करने के लिए, जिसमें हम नेशनल कमांड सेंटर कहते हैं, और वहां पे पॉलिसीज भी वजह हो रही हैं, और वहां पे आप कह लीजिए कि SOPs वगैरह भी वर्कआउट किए जा रहे हैं। अब मसलन ईद आ रही है, तो ईद के लिए कल नेशनल कमांड सेंटर का इजलास लाहौर में हो रहा है, जहां वो इसके लिए SOPs डिस्कस करेंगे इन लोगों से, प्रोविंस से भी, और अल्टीमेटली वो वर्कआउट करेंगे कि SOPs वगैरह क्या हो। ये एक ऐसा इंतजाम बना दिया गया, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी प्रोविजन नहीं थी, लेकिन इस एंडेमिक के लिए क्रिएट करके तो आपने बड़ी हद तक डेटा कलेक्शन का सिस्टम, यकसा पॉलिसी पाकिस्तान में वज़ा करनी, इलाज मालजे का ये डिस्ट्रीब्यूशन NDMA को साथ में लाया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विपमेंट वगैरह टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी, वो सारा तकसीम किया जा रहा है और दिया जा रहा है। और उसमें ऊंच नीच आती रही है कि कभी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, देर से आए हैं या नहीं पहुंचे, तो वो वक्त भी आते नहीं, लेकिन हर सूरत मैं समझता हूं कि बहुत हद तक ऑर्गेनाइज तरीके से ये चीज जारी। अब मसला ये है कि जब आप मुल्क एक चला रहे हैं और एंडेमिक भी है, लेकिन मुल्क के और भी काम बहुत हैं जो चलने हैं, जिसमें सियासत भी है, जिसमें आप कह लीजिए कि रोजमर्रा की गवर्नेंस के इशूज हैं, लोगों के मुकदमात हैं, केसेस हैं। क्या सब कुछ बंद हो गया? ये बंद कर देना चाहिए। क्या जिंदगी जो है उसको बिल्कुल जमूद का शिकार हो जाना चाहिए? वो नहीं हुई और ना वो होनी चाहिए। लिहाजा उस पर बहुत सारी चीजों पे बातें भी होती हैं, उस पर बयानात भी आते हैं, और जिंदगी आपकी हर स्फीयर में कुछ न कुछ चलती नजर आती है, और ये बाकी दुनिया में भी ऐसे हो रहा है।
आपने लॉकडाउन जो करने हैं वो आप सिलेक्टिव जगहों पे लॉकडाउन कर रहे हैं, उसके रिजल्ट भी आपको मिल रहे हैं। इन एनी केस कोरोना यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, काफी हद तक फैला हुआ है, लेकिन बढ़ तो नहीं रहा। आप फिगर्स को अगर आप देखें, अगर आप फिगर्स पे यकीन करते हैं, अगर आप उन फिगर्स को तस्लीम नहीं करते तो फिर आपके पास कोई जवाब या कोई दूसरे ऑल्टरनेटिव फिगर्स होने चाहिए जिससे आप साबित कर सकें कि वाकई मुल्क में कम नहीं हो रहा। हमने ये फिगर्स इकट्ठे किए हैं इंडिपेंडेंटली और वो तो कुछ और बता रहे हैं, लेकिन वो नहीं है। हम ऐसे ही आर्बिट्रेरली इस चीज को रिजेक्ट करके कह देते हैं कि नहीं जी ये तो फिगर शिगर ऐसे कुकड अप हैं फलां, ये क्या आपके पास क्या सबूत है इस चीज का? तो ये भी चीज समझने की है कि कुछ ना कुछ बहरहाल बेहतरी है, कंट्रोल हो रही है ये चीज। आप देखिए कि एक वक्त था कि रोजाना यहाँ पे 130 से लेके 160 तक की भी डेथ हुई है। अब 69 और बहुत काफी दिनों से ये 70 और 50-70 के दरमियान ये है चीज। इससे भी कम होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। आपने बात की थी पार्लियामेंट में सुबह से लेकर रात तक कोरोना नहीं किया जा सकता, लेकिन एक दुख जरूर है कि पार्लियामेंट में कोई भी मुल्क के अवाम की मुफाद का किस्सा आया ही नहीं, ना हुकूमत की तरफ से। हुकूमत ने कोई लेजिस्लेशन नहीं कराई क्योंकि हुकूमत ने कभी भी ऑपोजिशन के साथ कोई वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप ही नहीं की। जहां पे आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके तो वहां पे लेजिस्लेशन करें, वो नहीं हुआ। हुकूमत अपने तौर पे पूरी तरह इस मामले में फेल है, नाकाम है। लेकिन दूसरी तरफ ऑपोजिशन भी, आपने सारे सियासी लीडर्स के जो बयान सुनाए उसमें सवाए नाम तराजी, दूसरे पे इल्जाम, कीचड़, थूक, इसके अलावा कुछ और है? ये एक अलमिया है इस कौम का जो वोट दे के ऐसे लोगों को वहां पहुंचा देती है जिनको अपनी जात की फिक्र है, अपनी पार्टी की सोच है। मुल्क से ज्यादा वफादारी अपने लीडर के साथ है वहां पे। ठीक है, आप ही कह रहे हैं कि रियासत की दीगर अमूर निपटाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि कोरोना, लिहाजा तमाम तर तवज्जो एक ही तरफ करवाई जा सकती है। लेकिन वहां पे काम को नहीं रहा, वो डिलीवर नहीं कर रहा, वो पार्लियामेंट आपकी डिलीवर नहीं कर रही। वो दुख जरूर है आपका कि वहां पे आवाम की भलाई का कोई किस्सा डिस्कस नहीं। और बिल्कुल पार्लियामेंट में सिर्फ हुकूमत नहीं बैठती, पार्लियामेंट में ऑपोजिशन भी बैठती है। रज़ा रूमी साहब माजरत के साथ इजाजत दीजिए, मैं अगले सेगमेंट की तरफ जा सकूं, फिर मैं अगले सवाल के साथ आपके एनालिसिस जो है प्रोग्राम में शामिल कर लूंगी। थैंक यू। तो हम जिस डिबेट कर रहे थे कि पार्लियामेंट हो या सेनेट हो, अवाम की जो मसाइल हैं उनको पसे पोस्ट डाल दिया गया है। बिलखुसूस अगर कोरोना के मामले को देखा जाए तो अब तक के जो एनालिसिस हैं वो ये सामने आए हैं कि अगर हुकूमत इस मसले को हल करने में किसी हद तक नाकाम दिखाई दी है तो ऑपोजिशन जो है उसने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। अब आगे बढ़ते बात करते हैं जरा वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर साहब की, जिन्होंने एक बार फिर के इलेक्ट्रिक को वार्निंग जारी की है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि शहरियों की जायज जरूरियात पूरी ना हो और विफाक देखता रहे, कि इलेक्ट्रिक जिम्मेदारी पूरी करे वरना नेपरा कार्रवाई करेगा। याद हो आपको कि हफ्ते को भी उन्होंने एक वादा किया था कि 24 घंटों के अंदर अंदर कराची से गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा, लेकिन कल के रोज भी और आज के रोज भी बार बार ये रिपोर्ट होता रहा है कि कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग उसी तरह से जारी है। अब आज की वार्निंग किस हद तक काम आती है उस पर बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक को सिर्फ वार्निंग देने का वक्त गुजर चुका है। नासिर चुगताई साहब बताइएगा, उस दिन भी हम बात कर रहे थे कि ये वादा वफा हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। वादा तो बड़ा पीछे रह गया, अब एक नई वार्निंग सामने आ गई है क्योंकि हुकूमत ने गैस ट्रांसफर कर दिए पेट्रोल पंप को और आवाम को, तो कारखाने बंद हो गए आपके। अब कारखाने बने आपके तो प्राइम मिनिस्टर को वो विजन कहाँ गया कि फैक्ट्रियां चलनी चाहिए और कोरोना को से भी निपटना चाहिए। तो फैक्ट्रियां बंद किए बगैर आप यही से निपटे। अच्छा, अब खाली धमकियां देना का मसला नहीं है। असद उमर पे मुझे एतबार है, जमात था, मैंने उस दिन भी कहा था, लेकिन मायूस हुआ मैं क्योंकि उसी रोज रात को 12 बजे से लोड शेडिंग शुरू हो गई, बेईमानी शुरू हो गई। असद उमर की मौजूदगी में, गवर्नर सिंह की मौजूदगी में सीईओ ने कुछ कहने की कोशिश की थी तो चुप करा दिया गया। मैं खिलाफ कर रहा था असद उमर साहब की बातों से। तो अब जब एक ऐसा, अच्छा कौन है ये? मैंने आपसे पहले भी कहा है माफिया है, ये इंटरनेशनल माफिया है, ये बैनुल-अक़वामी माफिया है, और ये हमने किसी प्रेशर में लिया था इसको, और हमारे पास प्रेशर कौन लेकर आया था? वो काबीना में मौजूद है, वो हर काबीना में मौजूद होता है। तो अब इस प्रेशर से आपको निकलना है, आपको थोड़ी जरूरत दिखाना होगी, आपको थोड़ी कुव्वत दिखाना होगी। अवाम आपके साथ हैं इस मसले में, खास तौर से अवाम आपके साथ हैं। आप कराची के अवाम जब आप बुलाएंगे हाजिर हो जाएंगे, लेकिन कुछ आप करें कि इन्हें अपने वादे
36 घंटे में तोड़ दिए, बिल्कुल तोड़ दिए। 8 घंटे से 3 घंटे तक की लोड शेडिंग हो रही है। और ये जो कहते हैं ना एग्जेम्प्टेड एरियाज, ये सो कॉल्ड एग्जेम्प्टेड एरियाज होते हैं, ये वो एरियाज होते हैं जिनके यहाँ बिलिंग 100% होती है, वहां भी हो रही है लोड शेडिंग। और ये लोड शेडिंग नहीं है, शट डाउन है। तो जानबूझ के शट डाउन करते हैं ताकि इनके मुनाफे में इजाफा हो। हिसाब लगा लें जब से ये आए अब तक ही कितना पैसा सब्सिडी में ले चुके हैं, कितना पैसा खा चुके हैं, कितना इन्वेस्ट किया इन्होंने, कितना जनरेशन दोबारा की जिन्होंने प्रोडक्शन किया है, कितना जनरेशन किया है, कितना सिस्टम बेहतर बनाया, कितना डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम, कुछ नहीं है, नील है। जो प्लांट 1200 पैदा कर सकता है वहां से 600 ले रहे हैं ये। तो ये बहुत ही बुरी सूरत हाल है कि ये इस शहर को डुबो देगा, इसकी इंडस्ट्री को डुबो देगा, इसकी सिविल लाइफ को डुबो देगा। 1930 में पहली बार लालटेन इंट्रोड्यूस की थी कराची वालों ने, और कराची की खवातीन ने 1930 बता रहा हूँ मैं आपको, गली गली लालटेन लगाई थी, पहली बार लाइट जवाई थी हमारे यहाँ। मुझे लग रहा है हम वापस जा रहे हैं उस तरफ। जनरल साहब, इसी सवाल के साथ आपकी तरफ आऊंगी। आप समझते हैं कि इलेक्ट्रिक को जितना वक्त दिया जा चुका बस काफी है, ये अब वार्निंग देने का वक्त? मेरा ख्याल है ये बार बार बहुत दफा वक्त दिया जा चुका है पहले से कि इलेक्ट्रिक का कोई ना कोई हिसाब किताब होना चाहिए था, उसका चेक करना चाहिए था कि आखिर इशू हैं क्या। देखिए, गवर्नमेंट को उसके इश्यूज रिजॉल्व करने चाहिए, मिलके कोई हल निकालना चाहिए। अवाम के लिए ये बड़ा मुश्किल है कि वो आप इल्जाम दे दें कि इलेक्ट्रिक किसी और पे डाल दे, अवाम किधर जाए। उनका तो मसला ये है कि उनको बिजली मिलनी चाहिए, लिहाजा इस पे बाकी चीजें तो बाद में होनी चाहिए, पहले उनके साथ मिलकर एक हल तलाश करना चाहिए, फिर देखा जाए कि जनाब फॉल्ट किसका है, फिर उसको आप निपटाते रहें। बात यह है कि असद उमर ने जब इलेक्शन होने थे उस वक्त उसने एक टेलीविजन प्रोग्राम में बैठ के कहा कि अगर मैं कराची के मसाइल 1 साल में हल ना कर दूं तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, आखिर मेरा इस हुकूमत में या आइंदा आने वाली हुकूमतें बैठे रहने का क्या फायदा, क्या मतलब अगर 1 साल में मैं ये चीजें हल ना कर सकूं। अब चीज ये है कि वो इखलाकियात हैं कहाँ, 1 साल तो नहीं है, 2 साल गुजर गए। कराची आज भी मसाइल का शिकार है। कुछ मसाइल, बहुत सारे मसाइल तो वही होंगे जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करने हैं, लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व तो हो जाने चाहिए थे। अब अगर वो नहीं हुए तो इस बात का कोई जवाब नहीं कि आप आवाम को ये बताएं कि जी हमने वार्निंग दे दी उनको, ये कर दिया वो कर दिया। ये वार्निंग भी एक तरह का उस वादा जो 24 घंटे का किया था उसी तरह का एक ओपन एंडेड किस्म का वादा है, आप समझ लीजिए कि वार्निंग दे दिया उनको। होगा क्या है? बात यह है कि अवाम क्या करें, अवाम को तो कुछ पता नहीं चल रहा कि आप दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। वजीर कहता है कि जनाब हम 24 घंटे में बिजली आपकी ठीक हो जाएगी, लोड शेडिंग नहीं होगी, और अगले दिन फिर वही कुछ हो रहा है। तो फिर अवाम को कुछ पता तो लगना चाहिए कि मसला है क्या, ताकि अवाम भी उस मसले के बारे में कुछ अपनी राय कायम कर सकें। हल है तो ठीक है, नहीं तो बेचारे फिर उस मुसीबत को झेलने के लिए तैयार रहें। तो ये यहाँ पे एक इशू है, जो एक तो कम्युनिकेशन गैप, दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि आप अवाम को वादों पे और इन चीजों पे टरखा के लंबे वक्त के लिए सो जाते हैं और मसला कोई हल नहीं होता। इसमें जरूरत इस बात की है कि या तो प्राइम मिनिस्टर को नोटिस लेना चाहिए था कि असद उमर तुमने 24 घंटे का कहा था, क्यों नहीं पूरा किया तुमने। कहीं तो किसी की अकाउंटेबिलिटी हो, वो उसकी विद इन द कैबिनेट भी किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, और आगे फिर के इलेक्ट्रिक के साथ भी मामला तय नहीं हो रहे। तो ये बड़ा एक, मैं समझता हूं अलमिया, एक बड़ा आरती किस्म का हमें जवाब मिल जाता है। दुख वहीं का वहीं है। जरूरत इस बात की है कि इस मसले को वार्निंग से निकाल के मुस्तकिल बुनियादों पे हल करें। अगर कोई टेक्निकल इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कुछ है, वो पता तो लगे दुनिया को कि है क्या, ताकि उसका हल सामने। तो ये मेरा ख्याल है बड़ा गलत रवैया है कि आप या तो तारीखें डाल देते हैं या वार्निंग सुना के हमें फिर उसी तरह ट्रक की बत्ती के पीछे, ये दुरुस्त नहीं। ठीक है, वार्निंग का काम अब खत्म हो जाना चाहिए। रज़ा रोमी साहब, के इलेक्ट्रिक के जो मसाइल हैं वो सिर्फ आज के नहीं हैं, हम गुज़िश्ता साल देखें तब भी यही सूरत हाल थी, माजी की हुकूमतों के हवाले से बात करें तब भी सूरत हाल जूं की तूं ही हैं। आप समझते हैं कि बस वार्निंग देने का काम अब खत्म हो जाना चाहिए, जितना टाइम दे दिए ना काफ़ी है? अख्तर साहब, इसी सवाल के साथ मैं आपकी तरफ आऊँगी, आपकी एनालिसिस इस पर। एक्शन तो गवर्नमेंट को लेना चाहिए। एक तो ये है कि हमें देखना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन का एग्रीमेंट क्या था, उन्होंने क्या डिलीवर किया है। देखें, अभी तक KSC ने बहुत सारी चीज़ें डिलीवर नहीं की जो उन्होंने प्रॉमिस की थी। अभी असद उमर साहब जब आए थे यहाँ, उनकी बिजनेस कमेटी से मीटिंग हुई थी,
उन्होंने बड़ा कैटेगरी कहा था कि आप कह रहे हैं जी बरामदात बढ़ाओ, कारोबार बढ़ाओ, या ना हमें तेल मिल रहा है ना बिजली मिल रही है। उससे फिर असद उमर साहब ने केसी वालों से भी मीटिंग की, कहा कि भाई इस शहर से जहाँ से हम सारा जनरेट करते हैं पैसा, उस शहर में अगर आप 12-12 घंटे लाइट नहीं देंगे, आप गैस यहाँ नहीं सप्लाई करेंगे, तो ये कारखाने कैसे चलेंगे। लेकिन इस वक्त जो है बहुत सारे इश्यूज़ केसी के साथ हैं। इसमें जो कंसोर्शियम है उसमें सबसे बड़ा जो पार्टनर है वो एवराज वाला है, वो इस वक्त लिक्विडेशन में है। ठीक है, उन्होंने अभी तक क्या किया है, कितनी इन्वेस्टमेंट की है, ये गवर्नमेंट को इसकी एक फोरेंसिक ऑडिट ज़रूर करानी चाहिए। फिर दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो शॉर्टेज हो रही है, एक दिन में थोड़ा कम हुआ, लेकिन आज से फिर वही लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो गई है। हमारे यहाँ जो है कुछ चीज़ें पहले डायरेक्ट आप हबको से भी ले लेते थे, लेकिन पिछले 1 साल से हबको जो है वो भी बंद है। तो गवर्नमेंट को चाहिए है कि ज़रा इन चीज़ों की तरफ भी देखें, क्योंकि आपको अपनी बिज़नेस कमेटी को जब तक, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का यही है, मईशत को हमें बेहतर करना है, हमें अपनी इकॉनमी को बेहतर करना है, तो उसके लिए फिर आप बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को भी देखें। सनतकार रो रहे हैं कि जी हमारे पास आप लोग हमें तिजारत करने के लिए दे क्या रहे हैं, ना गैस ना बिजली। तो मेरा ख्याल है ये राइट टाइम है कि गवर्नमेंट जो है शुड टेक ओवर केसी, क्योंकि जो इस वक्त एवराज जो बड़ी कंपनी पार्टनर है वो शंघाई इलेक्ट्रिक कंपनी को बेचना चाहते हैं शेयर, लेकिन वो लिक्विडेशन में है, वो चीज़ हो नहीं सकती है। तो अब सवाए इसके कि गवर्नमेंट को, क्योंकि ये मसला जो है अब गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट को ही इस मसले का हल करना है, तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ गवर्नमेंट इन सब की एक फोरेंसिक ऑडिट करवाए कि इन्होंने इतने सालों में क्या किया है, कहाँ गड़बड़ हुई है, और इसको फिर ये टेक ओवर की तरफ जाएं। दूसरा ये है, जब तक देखें केएससी का जो सब एमडी है वो नॉन टेक्निकल आदमी है, जो सीईओ हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो वो जो है अपना हिसाब किताब में तो घुमा सकते हैं, लेकिन टेक्निकली में भी वो इतने साउंड ना हो। तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों को भी देखे। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ जिस तरह से चीज़ें इस शहर में हो रही हैं और जिस तरह से लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बल्कि अब तो अपनी पार्टी पीटीआई के लोग भी फ्रस्ट्रेट हो गए, वो भी रोज़ सड़कों पे निकले होते हैं। तो गवर्नमेंट जितनी जल्दी हो, गवर्नमेंट शुड टेक ओवर दिस। रज़ा रूमी साहब, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? अब वार्निंग तो वार्निंग देती रहे, या वार्निंग देने का वक्त गुजर चुका? देखिए, जो है एक हद तक ही असर होता है, और ये ज्यादातर ये एक जो है सियासी चीज होती है कि जी हमने नोटिस ले लिया है, वार्निंग दे दी है, तंबीह कर दी है, वगैरह वगैरह। असल जो बात है वो ये है कि जो मैं पहले कहना चाह रहा था, आपको आवाज नहीं आ रही थी, कि बुनियादी मसला गवर्नेंस का है, जो तर्ज हुक्मरानी है या हुक्मरानी है। जो पहली भी बात हो रही थी कोरोना के हवाले से, अब ये कराची में के इलेक्ट्रिक का जो मसला है, शहरियों को सख्त तकलीफ है, इसके बारे में मीडिया भी बहुत जिक्र कर रहा है। तो बात ये कि के इलेक्ट्रिक को मैनेज कैसे हो रही है, उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, उसकी ऑडिटिंग हो रही है, जो बाकी तमाम इश्यूज हैं उसके हवाले से, क्योंकि आपने उसको प्राइवेटाइज तो उसके हिस्सों को किया, लेकिन ये तो नहीं कि आप उसको उसका छोड़ दें, क्योंकि बिल आखिर हुकूमत जो है उसका भी कोई फर्ज है लोगों की तरफ, और एक प्राइवेट कंपनी के सर के ऊपर सब कुछ नहीं छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर असल मसला ही ये है कि एक मुंतशिर गवर्नेंस है, और वो चाहे मईशत का हो मसला, या कोविड-19 का हो, या दीगर इस तरह के इश्यूज हो, वहाँ पर हुकूमत की वो ग्रिप नहीं है इन मसाइल के ऊपर। और मेरे ख्याल से ये नोटिस और जो भी जनरल साहब ने भी कहा कि अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, कि जब उन्होंने कहा है मिनिस्टर साहब ने कि 2 दिन में या जो पीर तक हो जाएगा मामला, तो फिर वज़ीर आज़म साहब को पूछना चाहिए कि क्यों नहीं ये हुआ, और नहीं हुआ तो हंगामी बुनियादों के ऊपर उसको जो भी सोल्यूशन निकलता है पब्लिक इंटरेस्ट में वो लिया जाए और उसके ऊपर काम किया जाए। तो
मसला तो लोग तो बिलाखिर हुकूमत की तरफ ही देख रहे हैं ना कि हुकूमत क्या कर रही है और क्या कर सकती है, और जो वो नहीं कर रही तो उस पर सवाल उठाएंगे लोग। रज़ी साहब, साथ ही मेरे पहले वाले सवाल का भी जवाब दे दीजिए। तमाम बयानात तो आपने सुने आज के दिन में जो होते रहे हुकूमत की तरफ से भी और अपोजिशन बेंचेस की तरफ से भी सामने आए। आप समझते हैं कि कोरोना के मसले को भी पसे पुस डाल दिया गया इस सूरत हाल के पेश नज़र, जो कुछ भी मुल्क में सियासी सूरत हाल हम देख रहे हैं? देखिए, पहली तो मैं आपको ये बात बताऊं कि सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा नहीं है जहाँ पे कोरोना या कोविड-19 के सर पे सियासत हो रही है। आप हर जगह देखिए, अमेरिका में भी ऐसे हो रहा है, हिंदुस्तान में भी ऐसे हो रहा है। जो हुकूमत वक्त है उसकी पुछगिछ हो रही है, ऑपोजिशन ताबड़तोड़ हमले कर रही है। लेकिन पाकिस्तान में हमने एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये ट्रेंड देखा है कि इसको पहले इतना अंडर प्ले किया गया और इसको इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया कि उसकी वजह से ये मसला जो है थोड़ा सा बेकाबू हुआ। और अब ये वक्त था, और बार बार ये आपके इसी प्लेटफॉर्म पे हम बार बार ये कहते रहे हैं कि इसके ऊपर जो है लीडरशिप दिखाकर एक कौमी लाहे अमल बनना चाहिए, जिसमें तमाम पार्टियां जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं और पार्लियामेंट से बाहर भी हैं, उनका एक मुश्तरका एक कौमी पॉलिसी होनी चाहिए। वो आज तक नहीं अनफॉर्चुनेटली दिखाई दी, और उसमें अब सिंध के साथ जो फेडरल गवर्नमेंट के मसले हैं, वो पार्टी राइवलरी भी है, और वो आड़े आ गई है। वो इस हद तक आ गई है कि वो हुकूमत के वज़रा, आपने देखा कि एक वजीर साहब हैं जिनका कि महकमा है शिपिंग, लेकिन वो ज्यादा उनका जो फोकस है कई दिनों से वो JITs के ऊपर है। आपको ये पूछे कि भाई आपका काम है कि बंदरगाह को चलाना है, शिपिंग का काम करना है, आप काहे को ये वाला मामला, इसको आप छोड़ें। जो इंटीरियर मिनिस्टर है या जो दीगर मुतल्लिका वजीर हैं, हर वजीर जो है इस गवर्नमेंट का, वो अपने महकमे के अलावा हर चीज में इन्वॉल्व है। शेख रशीद साहब हों, रेलवे के मामले पर वो आपको नहीं दिखाई देंगे सरगर्म, बाकी दुनिया की हर चीज उनसे बात करवा लें, कश्मीर पे, अपोजिशन पे, -1 पे, -3 पे, इसी तरह आप पूरी एक लंबी फहरिस्त है। तो बात ये है कि ये गुजरा का काम ये नहीं है कि वो दिन रात जो है वो अपोजिशन पर ताबड़तोड़ हमले करें। वो सबसे पहले उनका फर्ज है अपने महकमों और अपनी मिनिस्ट्रीज को चलाने का। तो इसी से मेरी अर्ज है कि ये कोरोना का मसला इसीलिए कॉम्प्लिकेट हुआ है कि हमें वो नहीं हुक्मरानी और गवर्नेंस दिखाई दे रही जो कि लोगों की तवक्को है। ठीक, ज़ुनैरा, सवाल की तरफ दोबारा एक बार फिर से आते हैं। हम कलेक्टर के हवाले से बात कर रहे हैं, आज फिर से एक नई वार्निंग ठीक है इस दफ़ा फिर से दे दें, या फिर आप समझती हैं कि नहीं बस हो गया, बहुत हो गया, वक्त गुजर चुका जितनी वार्निंग्स देनी थी कलेक्टर को? देखिए, ऑर्गेनाइज तरीके से सिटी ऑफ लाइफ हम कहते थे कराची को, हमारा साउदर्न पोर्ट है, इंडस्ट्रियल हब, फाइनेंशियल हब, और एक बड़ा प्लूरलिस्टिक सिटी हमारा, उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से जहां तक पहुंचा दिया गया है वो बड़ा अफसोसनाक है। और हम सब जानते हैं कि कितने फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हैं, एक्सटर्नल भी थे, इंटरनल भी थे, व्हाटएवर। बट मैं ऑल टुगेदर PTI के ऊपर इसकी जिम्मेदारी तो नहीं डालती कि इलेक्टेड जो कुछ कर रही है, क्योंकि ये सालों से होता चला आ रहा है। बट एटलीस्ट नाउ सिंस दे आर इन द गवर्नमेंट, तो कितनी देर लगती है कोई कमीशन बनाने में जो एक कंप्लीट इंक्वायरी तो करे कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। क्या जो 3 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन में कोई प्रॉब्लम है, प्लानिंग मिनिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है, पेट्रोलियम में प्रॉब्लम है, एनर्जी में प्रॉब्लम है, क्या NTDC की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, डिस्को कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन लॉसेस का कोई इशू है, बिल्स नहीं आ रहे, कैपेसिटी का कहीं पे इशू है, असल मसला क्या है, इसमें कितनी देर लगती है। अगर वोट लेने के लिए ऑप्टिक्स जरूरी होते हैं और आपने चीनी कमीशन बनाया, आटा आपने कमीशन बनाया नहीं बनाया, उस पर भी आपने कहा नोटिस लेंगे, तो ये भी उतना ही जरूरी है। आपको वोट ही मिल जाएंगे अगर आप वही चाहते हैं ना, आपको लोगों का ख्याल नहीं है, तो ये एक ऐसा काम होगा जिसमें आप बिल्कुल बेनिफिशरी ही होंगे हर हाल में। लेकिन जब टीवी पे लोगों को बोलते हुए देखते हैं ना, जो कहते हैं हमें बिल्स भी आ रहे हैं और हाथों में उन्होंने पंखे पकड़े होते हैं, उनके हालात बुरे होते हैं, तो सिर्फ एक चीज ज़हन में आती है कि इतना स्ट्रेस और इतना ज्यादा प्रेशर ये लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे, इसका आउटकम क्या होगा। कुछ रोज पहले लोगों ने के इलेक्ट्रिक के लोगों को पकड़ के पोल से बांध दिया, हालांकि उन वर्कर्स का तो कसूर नहीं है,
फिर नेप्रा के साथ जो मीटिंग हुई कि इलेक्ट्रिसिटी, उसमें सीईओ नाराज होकर उठ के चले गए, वो बात नहीं सुन सकते, क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते, तो somebody has to take action। वार्निंग से कुछ नहीं होगा। असद उमर इज वन पर्सन जिन्होंने पहले 6 माह में ही बता दिया था वो कितने कैपेबल हैं कि आज IMF के पास जा रहे हैं, कल नहीं जा रहे। उसके बाद इनको हटा दिया गया, अभी फिर ले आए हैं, अभी फिर ये इतनी सारी चीजों को देख रहे हैं। तो गवर्नमेंट इज इन अ मेस। आई थिंक इनको कोई फोकल पर्सन चाहिए जो इस क्राइसिस को हल करे। सही। तो फेडरल की सपोर्ट मिलने के बावजूद अगर के इलेक्ट्रिक अभी भी कराची के अवाम को बिजली फ्राहम करने में कासिर है और वजारत तवानाई उनके इस स्टेटमेंट की तरदीद कर देते हैं कि नहीं, फेडरल तो बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, कि इलेक्ट्रिक कहती है कि ताउन नहीं मिल रहा हमें फेडरल की तरफ से, तो पीछे कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती है। इसलिए तज्जियाकार ये समझते हैं कि अब हुकूमत को चाहिए कि कोई ना कोई वो स्टेप या एक्शन जरूर उठाए कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं 18वीं तरमीम के हवाले से। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब की पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात हुई जिसमें 18वीं तरमीम का जिक्र हुआ और एक बार फिर से 18वीं तरमीम का जो तस्करा है उस पर बहस छिड़ चुकी है। आज सेनेट में भी उनके भाई मौलाना अताउर रहमान साहब ने इस मामले का जिक्र किया। अल्फाज उनके ये थे कि किसी ने अगर 18वीं तरमीम को छेड़ा तो ये मुल्क ही नहीं रहेगा। इस बिल पर बहस मुल्क तोड़ने के मुतरादिफ और हम इस मुल्क को टूटने नहीं देंगे, ये उनका बयान था 18वीं तरमीम के मामले पर। लेकिन क्या 18वीं तरमीम में बेहतरी की कोई गुंजाइश है? नासिर चौथाई साहब, आपसे आगाज करूँ, विद इन 50 सेकेंड अपना कमेंट के साथ मुझे अपने एनालिसिस दीजिएगा। तो मुल्क तो टूट चुका, आप कितना तोड़ेंगे इस मुल्क को? आप 18वीं तरमीम में कोई इख्तिलाफी मसाइल हैं तो उन पर PTI को मैंने पहले भी कहा है कि वो एक ड्राफ्ट बनाए, तरामीम का ड्राफ्ट बनाए, उन तरामीम का जो कराना चाहती है कुछ भी करा ले वो उसके अंदर और अवाम में पेश कर दे मंजूरी के लिए, उस पर बहस हो जाए, उस पर वोटिंग हो जाए, उसका मामला खत्म हो जाए। तो बहुत छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है। इसको बहस से पहले बहस है, ये बहस से पहले गलत बहस है। आप पहले ड्राफ्ट पेश करें फिर बहस करें, उसके बाद बात बनती है। सही। जनरल साहब क्विकली प्लीज। देखिए, ये जो इस तरह के बयान देते हैं कि मुल्क टूट जाएगा या कोई कहता है कि जी को करके दिखाए हमारी लाश पे होगा, मेरा ख्याल है इनसे ज्यादा जाहिल लोग और कोई नहीं। ना तो ये जबरदस्ती 18वीं तरमीम बनी थी और ना ही उसमें तब्दीली को जबरदस्ती कर सकता है। पहले भी पार्लियामेंट में वो बनी, उस वक्त ठीक है डिबेट उस पर नहीं हुई। अब अगर किसी को उसमें एतराज है, कोई तब्दीली करना चाहता है तो फिर डिबेट कर ली जाए उस पर, इसमें क्या बुराई है। अगर एक पार्लियामेंट 18वीं तरमीम ला सकती है, वो बड़ी मोतबर है, तो दूसरी भी उतनी ही मोतबर है जो उसमें अमेंडमेंट कर सकती है। तो ये अजीब किस्म की, वाहियात किस्म की ये गुफ्तगू जो होती है, मेरा ख्याल है ये जेब नहीं देती। हम लोगों को इससे निकलना चाहिए, कोई कंस्ट्रक्टिव बात करनी चाहिए। और कंस्ट्रक्टिव बात यह है कि 18वीं तरमीम में अगर किसी को मसाइल है तो उसका जिक्र करे। आप जब भी कोई काम करते हैं, अगर उसको आप 8 साल 10 साल चला के देखते हैं तो जरूर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको कुछ बताता है कि इसमें ये बेहतरी हो सकती है। जनरल मुशर्रफ ने डेवोल्यूशन ऑफ पावर का काम किया, जब इन लोगों ने आके चलाया उसके बाद तो 8-7-6 साल के बाद पता चला कि इसमें तब्दीलियों की जरूरत है। आप ये कह रहे हैं कि गुंजाइश मौजूद है, ऐसा किया जा सकता है। बनाने वाले भी मुकद्दम थे और तरमीम करने वालों को भी ये इख्तियार हासिल है। 18वीं तरमीम में 144 शिकें हैं। ठीक है। 1973 के जो आई ना उसकी शक्ल बदल के रख दी है, तो तरमीम अब भी हो सकती है, उसमें क्या बुराई है? तसर उम्मी साहब, आपके ओपिनियन इस सवाल पर 18वीं तरमीम में गुंजाइश मौजूद है? आप समझते हैं कोई बेहतरी हो सकती है इसमें? कि क्यों नहीं, हम आइन और कानून जो होते हैं वो माशरों की और मुल्कों की जो रिक्वायरमेंट होती है, जरूरियात होती हैं, उनके साथ साथ बदलते हैं। और इसमें इतनी बड़ी खतरनाक बात नहीं है। और लेकिन उसका तरीका कार जो है, आप देखिए कि अभी तक वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बात की, कई वज़रा ने बात की और भी दीगर जो है सरकारी एहलकारों ने इसके ऊपर बात की, लेकिन आज तक कोई ड्राफ्ट सामने नहीं आया, कोई तजावीज़ नहीं आई, सिफारिशात नहीं आई। तो उसका बिल्कुल एक तरीकाकार है, अगर हुकूमत उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहती है तो वो उसका बिल जो है वो टेबल करे पार्लियामेंट में, उसके ऊपर एक कमेटी बनाए, उस पर बहस हो, जो तरीका मरवजा तरीकाकार है। लेकिन उसकी बजाय सिर्फ ये बार बार जो है इस पर बात होती है। असल जो वाकया है ना, देखिए वो हम सबको पता है। बात साफ ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है इस वक्त वो इंतहाई फाइनेंशियल प्रेशर में है
और जो कि पाकिस्तान के हालात हैं, और NFP का जो फॉर्मूला है वो भी अप्लाई नहीं किया जा सकता कि उसको बदलने की ठीक है। जो है। सॉरी टू इंटरप्ट रज़ा रूमी साहब, मेरे पास वक्त मुख्तसर है, आपका पॉइंट आ गया। जुनैरा जी, बाकियों ने मेरे ख्याल है बहुत अच्छी डिस्कशन कर लिया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि अगर कोई बहुत सॉलिड ग्राउंड हैं तो पहले भी एक डेमोक्रेटिक तरीके से 18वीं तरमीम हमने होती देखी, और अभी भी कोई बहुत अगर किसी के पास वैलिड रीजंस हैं तो एक ग्रैंड डिबेट जरूर हमें सुननी चाहिए, देखनी चाहिए पार्लियामेंट में, उससे हेल्दी डिस्कशन। बट ये देख लीजिए कि क्या 18वीं तरमीम में चेंज इस वक्त ज्यादा जरूरी है, गवर्नेंस को बेहतर बनाना ज्यादा जरूरी है। ठीक, अतहर साहब आपकी ओपिनियन क्या है इस पर? 18वीं तरमीम में बेहतरी की गुंजाइश है अभी? देखिए, इसमें बिल्कुल डेफिनेटली बेहतरी की गुंजाइश है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे बैठ के हमारे यहाँ मसला ये है कि सियासी पार्टीज़ आपस में साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए, कोई भी पार्टी इंक्लूडिंग PTI वो 18वीं तरमीम को बिल्कुल स्क्रैप नहीं करना चाहती। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, और उसमें उसी सूरत में कि आपके जो बेसिक स्पिरिट है डिवोल्यूशन ऑफ पावर की, उसको छेड़े बगैर आप एजुकेशन में पूरे मुल्क में एक निसाब क्यों नहीं ला सकते? आप इसी तरह ड्रग पॉलिसी पूरे मुल्क में एक क्यों नहीं हो सकती? लेबर पॉलिसी पूरे मुल्क में एक क्यों नहीं हो सकती? इन चीज़ों पे बैठ के कोई डिस्कस तो करे, लेकिन यहाँ एक साथ बैठना कोई चाहता ही नहीं है। और जैसे पहले भी बात हो रही थी कि हमारे यहाँ नॉन इश्यूज जो है ना, उनको लेके हम इस वक्त चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने 2 पिछले जो सेगमेंट डिस्कस किए, देखिए कोरोना और वो इम्पोर्टेंट है, ये 3 अमेंडमेंट ठीक है। मतलब एज पर योर पॉइंट ऑफ व्यू कि 18वीं तरमीम का मामला भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके बरअक्स अगर हम दूसरे मामला देखें तो हम नॉन इशू को इशू बना कुछ पे डिबेट कर रहे हैं, फिर चाहे वो पार्लियामेंट में हो रही हो या सेनेट में हो रही हो। लेकिन जो जुज़वी तौर पर राय है वो यही है कि अभी भी इसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। नाज़रीन, मुझे मेहमानों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।